नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेलवे गुरु में। तो दोस्तों, आज ये वीडियो होने वाला है RRB NTPC का जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, और ये एक स्टूडेंट का अनुभव इसमें हम साझा करने वाले हैं दोस्तों आप लोगों से, कि कैसे उन्होंने CBT 1 में 91.26 नंबर और CBT 2 में 88.35 नंबर लाया, और कौन सा ट्रिक यूज करके यहाँ पर उन्होंने इतना नंबर लाया है, ये आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, RRB NTPC 2019 CBT 1 में उन्होंने यहाँ पर 91.26 नंबर लाया है और CBT 2 में 88.35 नंबर लाया है। और इस वीडियो में मैं अपनी स्ट्रेटजी बताऊंगा, साथ ही यह भी बताऊंगा कि RRB NTPC 2024 का जो कि वैकेंसी आने वाली है और इसकी प्रिपरेशन को कैसे करें और इस साल एक मतलब कि नौकरी लग पाए। तो आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो में आप लोग कंप्लीट लास्ट तक के बने रहिएगा और लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देख लेने के बाद आप RRB NTPC की प्रिपरेशन को कैसे करें और कौन सा चीज़ पढ़ें, एफिशिएंटी स्टडी कैसे करें, राइट डायरेक्शन में कैसे मेहनत करें, कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक के ज़रूर देखिएगा आप लोग और इस वीडियो में बने रहिएगा। 1 मिनट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल अभी बहुत छोटा है दोस्तों, और आप लोगों का सहयोग का यहाँ पर ज़रूरत है हमको भी। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देते रहूँगा। और आपका एक सब्सक्राइब करना हमें प्रोत्साहित करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतरीन कंटेंट और बेहतरीन यहाँ पर से आप लोगों को जानकारी दे सकूं। तो चलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और एक चीज़ ध्यान रहे कि यहाँ पर आप लोगों को हार्ड वर्क तो करना ही है और साथ में स्मार्ट वर्क भी करना है, क्योंकि आपको यहाँ पर सिलेक्शन लेकर के निकलना है। और यह भी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ लिए और गलत दिशा में उसका भी कोई मतलब कि सही इसको क्या बोलता है, मतलब कि सही सोल्यूशन नहीं निकल पाता है। और राइट डायरेक्शन में सही स्ट्रेटजी के साथ आप लोगों को मेहनत करना है। अगर राइट दिशा में आप लोग अगर सही स्ट्रेटजी के साथ मेहनत करते हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात होना चाहिए। तो आगे बताते हैं कि किस तरह से आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो CBT 1 में यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों, CBT 1 में आप लोगों को 90 मिनट में करीब 100 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है दोस्तों। 100 क्वेश्चन 90 मिनट में पूछा जाता है। और वही CBT 2 में आप लोगों को 90 मिनट में करीब 120 क्वेश्चन पूछा जाता है। और इतना क्वेश्चन आप लोगों का हो जाता है अगर आप एक जेन्युइन एक्सपीरियंस हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको एक नौकरी लेना है, तो लगभग आपको पता चल जाता है, आप लोगों को पता चल जाता है कि इस एग्ज़ाम के लिए हमें क्या क्या पढ़ना होगा। और बहुत सारे एक्सपीरियंस इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। हमारा पहला स्टेप क्या होगा। एक बार सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर लेना जितनी जल्दी हो सके। तो आपको पता ही होगा कि नोटिफिकेशन आने वाला है, बट सबसे बड़ा मिस्टेक यहीं पे होता है। कैंडिडेट क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म अप्लाई कर देंगे और अप्लाई करने के बाद तब तक अपना प्रिपरेशन शुरू करेंगे। लेकिन ऐसा करने से आप उन कैंडिडेट से ज़रूर पीछे हो जाइएगा जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दिया है। तो अभी तक आपने अपनी प्रिपरेशन को शुरू नहीं किया है, तो आप इस वीडियो के बाद अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना। और सबसे पहले आपको एक बार सिलेबस कंप्लीट करना होगा। सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब कि आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, बहुत ज़्यादा डीप से नहीं जाना है, क्योंकि
आप हर चैप्टर को देखिएगा। फॉर एग्जांपल अगर किसी चैप्टर के मैं अगर बात करूं, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज रेशियो, तो इन सब को आपको पढ़ लेना है। बहुत ही ज़्यादा डीप और हाई लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि वैसे सवाल एग्जाम में नहीं आते हैं। एक बात ध्यान रहे कि हमें इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, ना कि ज्ञानी बनना है, यानी कि पूरा जानकारी एकदम नहीं लेना है। और हमारा पूरा फोकस होना चाहिए कि एग्ज़ाम क्रैक करने पे। इसके लिए हमें राइट डायरेक्शन में मेहनत करना होगा दोस्तों, और सही चीज़ों को पढ़ना होगा। तो सबसे पहले एक बार आपको सिलेबस ख़त्म कर लेना है। और सिलेबस ख़त्म कर रहे हो तो कोई चैप्टर मिल गया, कोई टॉपिक मिल गया और उस पर आप अटक रहे हैं, या कोई चैप्टर या कोई टॉपिक आपको ऐसा मिल गया जो आपके लिए मुश्किल है, वह समझ में नहीं आ रहा है, तो उस पर अटकना नहीं है। क्योंकि अगर आप उस टॉपिक पर अटक जाते हैं तो आपका वैल्यूएबल टाइम जो होता है वो खराब हो जाता है। आपका जो कीमती समय होता है वो आपका खराब हो जाता है, और बाद में आप लोगों को पता चलेगा कि जो जिस टॉपिक पर हमने समय को ख़राब किया वो टॉपिक आया ही नहीं, और वो क्वेश्चन आया नहीं। हालांकि एक चीज़, एक दो ऐसे टॉपिक हो सकते हैं कि जो कि समझ में नहीं आए, और वो भी मैनेज हो सकता है। एक चीज़ ध्यान रहे कि किसी को सिलेबस 100% कभी भी कंप्लीट दोस्तों नहीं होता है। तो आप ध्यान से सोचिएगा। तो कभी कभी किसी कैंडिडेट का 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, लेकिन हाँ, एक बार सिलेबस अच्छे से अगर हो जाता है दोस्तों तो कंप्लीट, लेकिन 100% नहीं होता, कुछ ना कुछ हमेशा छूट ही जाता है। तो आप सब सिलेबस को जब कंप्लीट कर लेंगे तो आपको क्या करना है, यह सबसे पहले इम्पोर्टेंट, जैसा कि आप जानते होंगे कि आरआरबी एनटीपीसी 2019 में बहुत सारे कैंडिडेट ने अप्लाई किया था, और 1 करोड़ से अधिक कैंडिडेट ने अप्लाई किया था। यहाँ पर करीब करीब 1 करोड़ से अधिक स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई किया था, और कैंडिडेट को लगभग 50 लाख से ऊपर कैंडिडेट ने इस एग्ज़ाम को लिखा था। तो यह एग्ज़ाम अलग अलग शिफ्ट में हुआ था, यानी कि हर दिन 3 शिफ्ट हुए थे। लगभग 3 शिफ्ट में, यह क्लियर मैं नहीं कर सकता हूँ, शायद वही हुआ था। और कई दिनों तक तो एग्ज़ाम चला था। मैं मान के चल रहा हूँ कि लगभग 50 शिफ्ट हुए होंगे, और 50 शिफ्ट या 60 शिफ्ट भी हो सकते हैं। इसके अलावा CBT 2 में भी बहुत सारे शिफ्ट होंगे। तो ओवरऑल मैं कैलकुलेशन नहीं किया हूँ, हालांकि मैं यहाँ इतना जोड़ करके चल रहा हूँ कि टोटल 100 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए होंगे। तो आपको इस 100 शिफ्ट के पेपर को सॉल्व करना है, बनाना है, और लिमिटेड टाइम में, जैसे कि हम एग्ज़ाम को सॉल्व करते हैं, एग्ज़ाम में सॉल्व करते हैं। और अगर एग्जाम्पल के लिए ले लें, अगर आप 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, पेपर को आपके पास अगर आ जाता है और आप इन्हीं को सॉल्व करना चाहते हैं, और अगर इन्हीं को सॉल्व करते हैं तो यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि प्रीवियस ईयर, क्योंकि हर एग्ज़ाम में पूछा गया है, और यह एग्ज़ाम में पूछा गया है, यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसके अलावा आप कोई और चीज़ पढ़ते हैं तो वह क्वेश्चन का क्वालिटी बहुत अच्छा हो सकता है, हाई लेवल का भी हो सकता है, लेकिन एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से अगर यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगा। बट अगर आप इन चीज़ों को सॉल्व करते हो जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए थे, तो वह ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यह एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल है दोस्तों। और तो आपको कुछ इस तरीके से उन सेट को सॉल्व करना है, जैसे कि उस टाइप का कोई क्वेश्चन या उससे मिलता जुलता क्वेश्चन, या उसका डाटा डिजिट बदल के क्वेश्चन मिले, तो वह आपसे छूटना नहीं चाहिए, वह आपसे मिस्टेक नहीं होना चाहिए, और कुछ इस तरह से उसको सॉल्व करना है। और एक इम्पोर्टेंट माइंडसेट की मैं अगर बात करता हूं दोस्तों, तो कोई कैंडिडेट एग्ज़ाम लिख के आता है और घर पर आके उसे पता चलता है कि मेरे एग्ज़ाम में 60 मार्क्स आएंगे, लेकिन यह भी पता चलता है कि यह आसान क्वेश्चन गलत हो गया, यह नहीं होना चाहिए था। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बहुत सारे लोगों के साथ इजी क्वेश्चन गलत हो जाता है, और वह ऐसा सोचते हैं कि काश एक और मौका मिल जाता है। यह गलती नहीं करना आप लोग। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है तो कभी होता है कि भगवान जी भी बहुत खुश हो गए और उसको एक मौका दे दिए, तो वो दोबारा गया पेपर देने, और इस बार उस गलती को
वह ठीक कर लिया और इस बार उसके 60 से बढ़ के मार्क्स 65 हो गए। लेकिन इस बार भी वह घर पे आके एनालिसिस करेगा तो पता चलेगा कि काश एक मौका और मिल जाता, मैं भी 70 मार्क्स ज़रूर ला देता, क्योंकि इस बार भी मेरे से एक मिस्टेक हो गई है छोटी सी, और इस बार भी भगवान जी खुश हो गए। तो बार बार ऐसा नहीं होगा। और आप लोगों को क्या करना है कि छोटी मोटी गलतियां हमें नहीं करनी है। आसान क्वेश्चन, एवरेज क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। तो आपसे अगर कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन छूट जाता है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आपसे अगर इजी क्वेश्चन, एवरेज क्वेश्चन छूट जाता है या गलत हो जाता है, इसमें आपकी गलती है। लेकिन यह एक पैटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि वह कैंडिडेट पहली बार एग्ज़ाम दिया और 60 मार्क्स आए, दूसरी बार दिया 65 आए, तीसरी बार दिया 70 मार्क्स आए। यानी कि एक प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट आप घर पे सॉल्व अगर किए हैं तो इसको प्रीवियस ईयर से चेंज कर देते हैं। तो एक प्रीवियस ईयर में इसके 60 मार्क्स आए, अगले 65 आए, उसके बाद 70 आए हों, तो हो सकता है उसके अगले में 72 आए, उसके अगले 70 या 75 आए। तो ऐसा करके आप जब उन 100 शिफ्ट के पेपर को सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको कॉन्फिडेंस से भर जाइएगा, क्योंकि वह 100 पेपर वह एग्ज़ाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी पैटर्न पे डाटा डिजिट चेंज करके उसी टाइप के बहुत सारे सवाल होते हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब साफ है दोस्तों कि आप लोग अगर 100 क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर सॉल्व करते हैं और उसको अगर आप लोग देख लेते हैं तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि पहले ईयर का हमने कितना सॉल्व किया, दूसरे ईयर का कितना सॉल्व किया, तीसरे ईयर का कितना सॉल्व किया। ऐसे ही अधिकतर क्वेश्चन का आप लोग सॉल्व करते हैं तो आप लोगों को ये अनुभव मिल जाता है कि हम कितने नंबर तक के मार्क्स उठा सकते हैं। तो यही सब बात है दोस्तों। और आप लोगों को क्वेश्चन जब आपके दिमाग पे यहाँ पे लॉक हो जाएंगे कि तो आप कॉन्फिडेंस से भर जाइएगा। तो अब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो आपके लिए 101वां एग्ज़ाम होगा, यानी कि 100 एग्ज़ाम का आपने क्लियर पहले ही कर लिया है क्वेश्चन पेपर। तो ये एग्ज़ाम देने के बाद आप समझिएगा कि 101वां एग्ज़ाम हमने दिया। और कोई ऐसा कैंडिडेट जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं किया है उसका पहला एग्ज़ाम होगा। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि 101वां एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो वही जीते, आप ही जीतिएगा। तो जो पहला एग्ज़ाम दे रहा है आप बारीकी से सोचिएगा कि वह कैंडिडेट को जीतने की संभावना ज़्यादा है जो 101वां पेपर दे रहा है या 100वां पेपर दे रहा है। तो उस कैंडिडेट का जो पहला पेपर दे रहा है तो उससे आप जीत सकते हैं। तो आप लोगों को 100 शिफ्ट के पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लेना है। और उसके बाद बताता हूं दोस्तों कि आपको हर साल का, हर वर्ष का क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस कर लेना है। और इस तरीके से सवाल मिलेगा तो आप सोचना है कि मेरे से छूटना नहीं चाहिए या मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो ऐसा करके आप इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसके बाद यही वह फेज होगा जब आपका स्कोर बहुत तेज़ी से इम्प्रूव होगा। और इन स्टेप्स को आप अगर फॉलो करिएगा तो आपका स्कोर अच्छा आ पाएगा और फाइनली सेलेक्ट हो पाओगे। तो इसके अलावा मैं लास्ट में 3 चीज़ ज़रूर, एक नौकरी लेने के लिए बहुत सारी चीज़ें मायने रखती है। तो आप दृढ़ संकल्प, सकारात्मक सोच और भगवान में आस्था, इन सब के साथ अपनी प्रिपरेशन को करिए। आपका आरआरबी एनटीपीसी में ज़रूर सिलेक्शन होगा दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और 1000 सब्सक्राइबर होने में ज़्यादा अब नहीं है दोस्तों, तो आप लोग जल्दी से जल्दी पूरा कीजिए उसको। और आप लोग सपोर्ट सहयोग कीजिए। आप लोग सपोर्ट सहयोग कीजिएगा तो और भी अच्छे तरीके से कंटेंट आप लोगों को दे पाऊँगा और अच्छे तरीके से समय भी इस पर दे पाऊँगा। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।